आगे अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो एक्सट्रोवर्जन इज आइडियल फॉर सक्सेस। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले ही मेंशन किया है कि एक्सट्रोवर्जन होना एक ऐसी क्वालिटी मानी जाती है जिससे सक्सेस मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में सोशल होना, कॉन्फिडेंट होना, इन चीजों को काफी वैल्यू दी जाती है। हालांकि ये साबित नहीं होता कि सिर्फ ये सब होने से किसी इंसान को सक्सेस मिल जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसे सुजैन केन ने अपनी किताब में बताया है। कॉम्पिटेंस इज नॉट द सेम एज कॉन्फिडेंस। जी हाँ, बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं लेकिन आप में काबिलियत कम है तो पॉसिबल है कि आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन दूसरे कल्चर्स का थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन करके हम इस अनजस्टिफाइड वेस्टर्न स्टीरियोटाइप को तोड़ सकते हैं। चलिए जापान का एग्जांपल लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर के कंपैरिजन में जापान एकदम पोलर अपोजिट माना जा सकता है, स्पेशली सोशल रिलेशनशिप और सक्सेस के मामले में। एक तरह से माना जाए तो जापान इंट्रोवर्ट्स के लिए एक हेवन की तरह है। आमतौर पर यहाँ के लोग ज्यादा शांत होते हैं। गलियों में, सड़क पर जोर से बात करना बहुत ही रूड माना जाता है। सब अपने काम से काम रखते हैं। स्कूल कॉलेज में भी यही सेम सिचुएशन है। जहां एक और बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एक्सट्रोवर्जन रिलेटेड ट्रेड्स को एनकरेज करती है, जिसमें ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशन वगैरह कंपलसरी एक्टिविटीज है, वहीं दूसरी ओर जापान में डिफरेंट सिचुएशन है। वहां ज्यादा स्टूडेंट्स अपना काम खुद ही करते हैं और लेक्चर के टाइम पर भी शांत रहते हैं जब तक प्रोफेसर कुछ ना पूछे, कोई भी फालतू का सवाल नहीं करते। तो इसके अलावा हम कुछ और भी डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट नोशन ऑफ पर्सनल स्पेस पर जोर दिया है, जिसका सिंपल मीनिंग है कि किसी भी इंसान की बॉडी के अराउंड एक ऐसा स्पेस रखना जिसमें किसी दूसरे को एंटर नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के पर्सनल स्पेस में सिर्फ उसके खास दोस्त और पार्टनर्स ही एंटर कर सकते हैं। अब जापानीज लोगों का पर्सनल स्पेस एरिया बहुत बड़ा होता है और नॉर्मली वो लोग दूसरों को यूं ही टच नहीं करते, इवन ग्रीटिंग करते टाइम भी नहीं। वो बस एक दूसरे के सामने बो करते हैं, यानी कि झुक जाते हैं। हगिंग तो ये लोग अवॉइड ही करते हैं क्योंकि उनके लिए ये उनकी पर्सनल स्पेस की ब्रीचिंग होती है। सिंपली जापानीज लोग अपने से मतलब रखते हैं और जनरली उतने सोशिएबल नहीं होते जितने कि अमेरिकन, जिनका पर्सनल स्पेस थोड़ा ज्यादा नैरो होता है। अमेरिकन सोसाइटी में हैंडशेक करना एक नॉर्मल बात है और लोग नॉर्मली हर किसी को हक करते हैं, चाहे वो क्लोज फ्रेंड हो या फिर कैजुअल। अमेरिका में ये चीज ना सिर्फ ओके है बल्कि लोगों को ये अच्छा भी लगता है। तो फाइनली हमने जापान का एग्जाम्पल ये दिखाने के लिए लिया कि कैसे एक पूरा देश जहां अमेरिका से ज्यादा इंट्रोवर्ट्स लोग रहते हैं फिर भी इतना सक्सेसफुल है। ये बताने की जरूरत नहीं कि जापान दुनिया के सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और प्रोडक्टिव देशों में से एक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने कुछ ही सालों में पूरा देश नया बना दिया था। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया में सबसे आगे बढ़ते रहे। इससे यही साबित होता है कि ना सिर्फ इंट्रोवर्ट सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव होते हैं बल्कि कई बार एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा आगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कल्चरल एटमॉस्फेयर है जो उनके रास्ते की रुक। इसी के साथ आगे जानते हैं द ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस के बारे में। मतलब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस शायद हमारी ब्रेन की ओवरऑल सेंसिटिविटी में है। इन शॉर्ट बोले तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनका ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब ये कि लोग एनवायरनमेंट में हो रहे किसी भी चेंज को बड़ी इजीली नोटिस कर लेते हैं और ये लोग अकेले में बोर भी नहीं होते क्योंकि इनका ब्रेन काफी एक्टिव है जो इन्हें नए नए आइडियाज देता रहता है। इंट्रोवर्ट ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और इनर वर्ल्ड के बारे में काफी डीपली सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट्स अकेले में जल्दी बोर हो जाते हैं। उनके ब्रेन को कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होता है। उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट पसंद होता है जिसमें खूब सारा एक्शन और स्टिमुलेशन हो। इसीलिए अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट है तो आप बड़े मजे से वॉल स्ट्रीट के ब्रोकर बन सकते हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे उस मूवी का जिसका नाम था द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसमें हम एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में वेस्टर्न स्टीरियोटाइप का प्रोटोटाइप देख सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। इसी मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोगों का एक ग्रुप एक रूम में काम कर रहा है। सब शाउट करके एक दूसरे से बात करते रहते हैं, साथ ही वो स्क्रीन में कुछ नंबर्स भी चेक कर रहे होते हैं। अपने कस्टमर्स को कॉल करके अपनी कंपनी के शेयर लेने के लिए भी कन्विंस कर रहे होते हैं। इस मूवी में ब्रोकर्स को काफी रिवॉर्ड सीकिंग और गोल ओरिएंटेड टाइप का दिखाया गया है। उन्हें मेनली बस पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर, इसके सिवा उन्हें कोई और बात दिमाग में नहीं आती। वहीं इंट्रोवर्ट शायद हार्डली ऐसी जगह पर काम कर पाएंगे जहां इतना शोर शराबा हो, इतने सारे लोग हो और अनबियरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि लगातार उनके माइंड को हिट करे, उन्हें टोटली कंफ्यूज कर देगी।
क्योंकि इनमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इसीलिए इंट्रोवर्ट लोग एक टाइम में एक ही चीज पर फोकस करना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रोवर्ट के मुकाबले उस चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे में अच्छे होते हैं। इसीलिए तो उन्हें हाई प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस चाहिए भी होती है, जिससे उनकी एक्शन और एक्साइटमेंट की भूख शांत होती है। वहीं इंट्रोवर्ट्स लोग मल्टीटास्किंग में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, मगर वो एक टाइम में ना एक काम को बहुत अमेजिंग तरीके से करते हैं, बहुत ही परफेक्शन के साथ करते हैं। तो अब आगे जानते हैं इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन इज अ डायमेंशन। जी हाँ, सारी बातों की एक बात यही है कि कोई भी ना तो एक्सक्लूसिवली इंट्रोवर्ट होता है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। ये इसमें कोई कैटेगरी या टाइप्स नहीं है जैसा कि पहले रिसर्चर्स सोचते थे, मगर हाँ ये एक 2 पोल स्केल फॉर्म करते हैं। तो आप कभी कम या ज्यादा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इन दोनों टाइप के कहीं मिडिल में होते हैं। कभी वो ज्यादा शांत रहते हैं, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, और कभी किसी दूसरी सिचुएशन में ज्यादा सोशिएबल और अटेंशन सीकर। इसीलिए रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब में ये दोनों एक्सट्रीम है, और इससे भी जरूरी बात कि हमें ये सीखना चाहिए इन दोनों क्वालिटीज को सही मौके पर यूज कैसे करें। सुजैन कैन इसे स्ट्रेचिंग योरसेल्फ कहती है। सुजैन एक्सप्लेन करती है कि स्ट्रेच योरसेल्फ के लिए आपको अपनी ऑटोमेटिक इनिशियल रिस्पॉन्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है और डिफरेंटली एक्ट करने के लिए ट्राई करें। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन जो कि इंट्रोवर्जन में हाई है, वो पक्का कभी ना कभी सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस सकता है। हालांकि क्योंकि उसमें एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी भी है तो ये उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें वो थोड़ा रिलैक्स रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो एक्सट्रोवर्जन में हाई है, मगर अपने अंदर की इंट्रोवर्ट क्वालिटी की वजह से कभी कभी अपने रूम में अकेले बैठ करके लाइफ के बारे में शांति से सोचना उसके लिए यूजफुल रहेगा। तो कंक्लूजन ये है कि ये किताब अपने गोल में काफी सक्सीड रही है, इंट्रोवर्ट्स लोगों के बारे में आज के मिथ को बस्ट करने में। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो पूरी किताब जरूर पढ़कर देखिएगा। ये काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। अब हम आपको इस किताब से लिए गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स की एक शॉर्ट लिस्ट दे रहे हैं। इंट्रोवर्ट्स एंटी सोशल नहीं होते, उन्हें भी लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है, मगर एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा डिफरेंट वे में। वेस्टर्न कल्चर एक्सट्रोवर्जन को फेवर करता है। ऐसे कल्चर में जहां सक्सेसफुल होने के लिए एक्सेप्ट किया जाता है कि आपको हाईली एनर्जेटिक और सोशिएबल होना चाहिए, वहां इंट्रोवर्ट्स होना काफी चैलेंजिंग होता है। हालांकि हमने कुछ ऐसे भी कल्चर का एग्जाम्पल देखा है, जैसे जापान, जहां इंट्रोवर्ट्स लोग एक्सट्रोवर्ट्स के बराबर नहीं है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस की बात करें तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जिनका ब्रेन में एक फर्म बेसिस होता है। हालांकि इनको परमानेंट चेंज करना इजी नहीं है, हाँ, मगर टेम्पररी आप इसे कर सकते हैं। और अगली बात यह है कि हम ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप कब कैसे बिहेव करेंगे। हाँ, ये सच है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल टाइप की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, और ऐसा करने के लिए आपको ये सीखना होगा कि इसे कैसे किया जाए। और इसी के साथ आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रेच योरसेल्फ। इसका मतलब है कि आपको ऐसी सिचुएशन रिकॉग्नाइज करनी होगी जब आपकी इनर सेल्फ आपको अपने नॉर्मल आउट सेल्फ से दूर ले जाती है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है।